दोस्तों, आप किसी भी जगह पे अकाउंट्स का काम कर रहे हैं या अकाउंटेंट हैं, फुल टाइम अकाउंटेंट के रूप में जॉब कर रहे हैं, चाहे आप पार्ट टाइम अकाउंटेंट का काम वहां पे कर रहे हैं। वहां पे आपका बॉस एक नई कार खरीदता है, तो कार जो खरीदी जा रही है वो यदि फाइनेंस पे ली जा रही है, यानी कि कार पे फाइनेंस कराया है, उन्होंने कुछ डाउन पेमेंट किया है, कुछ हिस्सा उन्होंने फाइनेंस करवाया है, तो कार लोन, उसकी ईएमआई, इन सब की एंट्रीज आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में टैली में कैसे करनी है, इसके बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। दोस्तों, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। दोस्तों, मान लीजिए आपके बॉस ने एक गाड़ी खरीदी है जिसकी कीमत है 8 लाख रुपए। आप गाड़ी अपने अज्यूम कर सकते हैं, कोई भी जो आपको अच्छी लगे। 8 लाख रुपए की गाड़ी आपके बॉस ने परचेज करी है, तो जो आपके पास गाड़ी का बिल आएगा, जब आप किसी भी गाड़ी का बिल देखते हैं दोस्तों, तो उसमें क्या आता है? बिल में एक शोरूम प्राइस होता है। उसके बाद यदि आपने सेम स्टेट से लिए, जो कि अधिकतर यही होता है कि आप जहां पे आपका काम है वहीं से आप गाड़ी परचेज करते हैं, न कि किसी और स्टेट से। कभी कभार ऐसा होता भी है। तो उसमें एक शोरूम प्राइस के बाद में आपका जीएसटी चार्ज किया होता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, या बिल में देखेंगे। इसके बाद में गाड़ी का आरटीओ में रजिस्ट्रेशन होता है, तो आपको आरटीओ चार्जेस कुछ पे करने होते हैं। साथ ही साथ जैसा कि यह कानून बना हुआ है कि कोई भी गाड़ी शोरूम से बाहर आने से पहले इंश्योर्ड होनी चाहिए, यानी कि जो थर्ड पार्टी लायबिलिटी है उसके लिए व्हीकल का इंश्योर्ड होना जरूरी है, अदरवाइज वो शोरूम से बाहर नहीं आ सकता। डीलर ही आपको गाड़ी का इंश्योरेंस करके देता है, उसी के बाद गाड़ी आपकी रोड पे आ सकती है। तो दोस्तों, जब आप गाड़ी अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे ट्रांजैक्शन, दोस्तों इसके साथ एक विषय आता है कि जो उसमें आपने जीएसटी पेमेंट किया है उसका आपको इनपुट मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये एक अलग मुद्दा है दोस्तों, इसके बारे में अपन किसी और वीडियो में बात करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा कि जीएसटी का इनपुट किसको मिलता है, किसको नहीं मिलता है। अभी सिर्फ अपन जो कार लोन, उसकी ईएमआई और इंटरेस्ट की रिकॉर्डिंग कैसे की जाए टैली में, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो गाड़ी की वैल्यू होगी, मान लीजिए 8 लाख रुपए, 20,000 रुपए आपके इसमें इंश्योरेंस का कॉस्ट है और 40,000 रुपए आपके आरटीओ के रजिस्ट्रेशन के चार्जेस लगे हुए हैं। तो टोटल कॉस्ट हो गई दोस्तों आपकी 8,60,000 रुपए। अब चाहे आपके इंश्योरेंस लगाए चाहे आरटीओ लगाए, अकाउंट्स के लिए आपको कोई इसमें डिफरेंस नहीं करना है। आपको पूरी की पूरी वैल्यू यानी कि 8,60,000 रुपए, आपको जो भी कार खरीदी है उसका आप लेजर बना लीजिए। मान लीजिए आपने कार खरीदी है Hyundai i20, तो आप Hyundai i20 कार का लेजर बना लीजिए, इसको ग्रुप दीजिए फिक्स्ड असेट्स और इसकी टोटल बुकिंग कीजिए। आप गाड़ी के अकाउंट को आप डेबिट कीजिए 8,60,000 से, और अब आपने जितना पेमेंट एज ए डाउन पेमेंट दिया है, मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का डाउन पेमेंट किया है, यानी कि 8,60,000 में से 1 लाख रुपए आपने डाउन पेमेंट दिया है और 7,60,000 रुपए का आपने किसी बैंक से फाइनेंस लिया है। तो 1 लाख रुपए से आप अपने बैंक को क्रेडिट कीजिए जो आपने पेमेंट किया है। बाकी बचा 7,60,000 जो आपने मान लीजिए XYZ बैंक से फाइनेंस किया है, तो आप XYZ बैंक का लेजर बनाइए और 7,60,000 रुपए, क्योंकि आपके पास वो पैसा न आ रहा है ना आपके पास जा रहा है। आपके पास बैंक से गया 1,60,000, सॉरी 1 लाख, बाकी 7,60,000 रुपए जो फाइनेंसर आपके डीलर को, यानी कि जो भी जिस भी डीलर से आपने गाड़ी परचेज करी है, डायरेक्टली उसको पेमेंट करता है। तो आपने लायबिलिटी खड़ी करनी अपनी बुक्स में, तो 7,60,000 रुपए से आपने उसका लेजर बना लिया और उसकी लायबिलिटी आपने बुक कर ली, क्योंकि 7,60,000 रुपए जो है आपके फाइनेंसर ने
गाड़ी की परचेज के अगेंस्ट में उनको पेमेंट किया है। अब दोस्तों जब आप ये लोन कराते हैं गाड़ी पे, तो आपको एक रीपेमेंट का शेड्यूल मिलता है, यानी कि ये जो लोन है उसको रीपे आप किस किस तरीके से करेंगे, ये एक आपका समरी होती है एक तरीके से कि हर ईएमआई के आपको पता ही होगा दोस्तों, दो पोर्शन होते हैं, पहला प्रिंसिपल, दूसरा इंटरेस्ट। इन दोनों पोर्शंस को मिला के आपका टोटल अमाउंट ईएमआई का बनता है। तो आपके पास जो रीपेमेंट शेड्यूल है उसमें मेंशन रहता है कि किस ईएमआई में आपका कितना प्रिंसिपल अमाउंट जा रहा है, कितना इंटरेस्ट अमाउंट जा रहा है, किस साल में आपने कितना इंटरेस्ट पेमेंट किया, कितना प्रिंसिपल अमाउंट का आपने पेमेंट किया है। मान लीजिए आपने 3 साल के लिए गाड़ी फाइनेंस कराई है। अब दोस्तों आपके पास 36 महीने का रीपेमेंट शेड्यूल आपके सामने आपके हाथ में है। तो जब आप एंट्री करेंगे इसकी बुक्स में, पहली एंट्री आपने बुक करी है, कार को डेबिट कर दिया, यानी कि आपने फिक्स असेट है उसको आपने बुक कर लिया। इसमें एक ही एंट्री में आपकी बुकिंग हो गई, जितना पेमेंट आपने किया वो एंट्री आपके बैंक में हुई। तीसरा जो फाइनेंसर की एंट्री है, जितना फाइनेंस अमाउंट आपने लिया है गाड़ी पे, वो आपने एक ही एंट्री में फाइनेंस का अमाउंट भी आपने बुक कर लिया, लायबिलिटी रिकॉर्ड कर ली है। एक ही एंट्री में सारा काम हो गया। अब इसके बाद एंट्रीज आती है आपकी हर महीने जो ईएमआई जाएगी, इसकी आपको एंट्री करनी है। सिंपल पेमेंट एंट्री है, इसमें आपको कुछ नहीं करना। हर महीने जो ईएमआई या ईसीएस आपका कटेगा बैंक से, ऑटो डेबिट अमाउंट होगा। मान लीजिए 10,000 रुपए की ईएमआई है, तो हर महीने आपका 10,000 रुपए आपको एंट्री पेमेंट की करनी है। XYZ जो आपका फाइनेंसर है उसको डेबिट कीजिए 10,000 से और बैंक को क्रेडिट कर दीजिए। तो इसी तरीके से आपको इस फाइनेंशियल ईयर में 12 ईएमआई जाएगी, तो 12 एंट्रीज आपको पेमेंट की करनी है। और दोस्तों यदि आप एज ए पार्ट टाइम अकाउंटेंट काम करते हैं, तो आप यदि एक दिन बैठ के भी 12 महीने की एंट्री कर देते हैं तो भी कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि आपको पता है रीपेमेंट शेड्यूल आपके पास है, कितनी ईएमआई जा रही है ये आपको पता है, डेट इसकी फिक्स ही रहनी है। पब्लिक हॉलीडेज पे कई बार जरूर होता है कि आपकी बैंक से नेक्स्ट डे कटती है, लेकिन इसमें भी कोई इश्यू नहीं है एंट्री करने में आपके। अब बात आती है इंटरेस्ट का बुक किया जाना। तो दोस्तों जो रीपेमेंट शेड्यूल है उसमें आप देखेंगे कि हर ईएमआई में जितना इंटरेस्ट का पोर्शन है उसको आप सिंपली टोटल कर लीजिए, उसका सम कर लीजिए कि पूरे 12 महीने में आपने कितना इंटरेस्ट ईएमआई में उनको पे किया है। तो सिंपल एंट्री आप डालिए, इंटरेस्ट ऑन कार लोन डेबिट कीजिए इंटरेस्ट के अमाउंट से, और जो आपका फाइनेंस है, मान लीजिए इस केस में XYZ है तो XYZ को क्रेडिट कर दीजिए। जितने फाइनेंस अमाउंट में से टोटल फाइनेंस अमाउंट जो आपका रहा है वो है 7,60,000, जो आपने 1,20,000 की ईएमआई दे दी उसमें से कम हो जाएगा अमाउंट। इसके बाद आपने इंटरेस्ट है वो आपने उसको वापस से क्रेडिट दे दिया। तो जो आपकी बुक्स में आपके फाइनेंसर का जो लेजर है उसका जो क्लोजिंग बैलेंस होगा, यानी कि जो बैलेंस एज ऑन 31 मार्च होगा, वही बैलेंस आप देखेंगे तो रीपेमेंट शेड्यूल में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आपकी कार लोन की एंट्रीज आपकी बुक्स में रिकॉर्ड की जाती है। दोस्तों यदि इसमें आपको फर्दर कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा इस बारे में भी जरूर कमेंट कीजिएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू गाइस।